हेलो बच्चों, मैं आपका अंकित भैया आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। पुरानी एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम हुआ करता था पॉलिनोमियल्स। अब नई एनसीईआरटी में ये चेंज होकर के हो चुका है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, थोड़ी सी टफ हो गई, लेकिन तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई बैठा है ना, अपन चीजों को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि चीजें मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मेरे भाई आज का लेक्चर एक मिनट भी स्किप मत करना। आज यूट्यूब पर ऐसा पहला लेक्चर जा रहा है जहां पर अपन मैथ्स के अंदर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ स्लाइड पढ़ करके ही तुम्हें चीजें समझ आने लग जाएंगी। तो कमर की पेटी बांध लो, अपन शुरू करने वाले हैं। और लास्ट में जाते जाते बताना कि लेक्चर तुम्हें समझ आया कि नहीं। तो चलो भाई, अपने चैप्टर का नाम क्या है? अपने चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले समझते हैं बच्चे इस लीनियर और पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। लेकिन इसे समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ बेसिक टर्म के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहला वर्ड है अलजेब्रा। क्या होता है मेरे भाई? बचपन से सुना होगा अलजेब्रा क्या होता है। कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है जहां पर हम मैथ्स के टर्म को समझने के लिए अधिकतर हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब नंबर से बात ना बने तो अपन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एबीसीडी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैथ्स की वो ब्रांच जहां पर हम नंबर्स के साथ साथ एबीसीडी अल्फाबेट लेटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वही कहलाता है अलजेब्रा। वही क्या कहलाता है मेरे बच्चे? अलजेब्रा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि राम की एज श्याम से 5 साल ज्यादा है। बोल बच्चे, क्या बोला मैंने? राम की एज श्याम से 5 साल ज्यादा। इसे कैसे लिखूंगा? देख, मैं लिखूंगा लेट एज ऑफ श्याम, ऐसे लिखते हैं लेट एज ऑफ श्याम एक्स। मैंने श्याम की एज को क्या मान लिया? एक्स, क्योंकि मुझे श्याम की एज तो पता है ही नहीं। और अगर श्याम की एज है एक्स तो राम की एज कितनी होगी? बोल बच्चे, राम की एज हो जाएगी x+5। क्या हो जाएगी? x+5। तो देख बच्चे, मैंने राम की एज बता दी ना, लेकिन किस फॉर्म में बताई? वहां पर मैंने x एक वेरिएबल लेट किया। ये जो भी हम अल्फाबेट्स लेते हैं ना, A B C D, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चे? वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल की हेल्प से चीजों को एक्सप्लेन किया और यही कहलाता है अलजेब्रा। क्या कहलाता है? अलजेब्रा। बहुत अच्छे। अब पढ़ते हैं अगली चीज। अगली चीज है बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ नहीं है मेरे भाई, जो हमने पढ़ा वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि मैथ्स में हम कैसे ABCD वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, वही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये जो यहां पर लिखा पड़ा है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। अब सबसे खास चीज पॉलिनोमियल। ये क्या होती है मेरे भाई? पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता बच्चे, एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो अब आपको बताता हूं कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं और कौन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। चलो भाई, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नेगेटिव में हो। कैसा हो बच्चे? नेगेटिव में हो, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं मानते, उसे पॉलिनोमियल नहीं मानते। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर है x की पावर -2, पावर आ गई माइनस में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है भाई। अगला पॉइंट, जहां पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो। कैसे हो? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोले तो ऐसे नीचे हो, तो उसे भी हम पॉलिनोमियल नहीं मानते, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही जहां पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में दी गई हो, जैसे x की पावर 1/2, 1/3, 4/3 ऐसे दी गई हो, तो उसे भी हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। और लास्ट, जब हमारा वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर बंद हो तो भी हम उसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है √x+1, मैं लिख दूं 2√x+1। यहां पर भी बच्चे अपना वेरिएबल रूट के अंदर बंद है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसके अलावा, इन चार के अलावा जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख जाए वो सब कहलाते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं बच्चे? पॉलिनोमियल। तो अब अभी जो पढ़ा उसी के बेसिस पर एक सवाल करते हैं, आंसर तुम्हें देना है। फटाफट बताओ इन चारों में से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। चलो भाई देखते हैं। यहां पर देखो, बस कुछ नहीं करना, वेरिएबल की पावर चेक करो। देख भाई, यहां पर x की पावर क्या माइनस में है? नहीं है। क्या x की पावर फ्रैक्शन में है? नहीं है। क्या x स्क्वायर रूट में बंद है? नहीं है। x की पावर तो एक पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ऐसे यहां पर भी देखो, x की पावर एक पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल
होगा। अब यहां पर देखो x हमारा डिनोमिनेटर में चला गया बच्चे, और मैंने बोला था जब x डिनोमिनेटर में चला जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम ऐसे यहां पर देखो, यहां पर लिखा है रूट एक्स प्लस 4, यहां पर x रूट के अंदर बंद, और मैंने कहा था जब x चला जाए रूट के अंदर तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। चलो भाई अब पढ़ते हैं आगे। देखो अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कि एक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो हमें सबसे पहले पढ़ना है टर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना बच्चे? टर्म के बारे में। कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, देखो क्या होता है, जैसे मैं लिखूं 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो ये जो प्लस और 7 होता है ना, ये पॉलिनोमियल का बॉर्डर होता है। क्या होता है बच्चे? बॉर्डर होता है। ये इसे दो हिस्सों में बांट देता है। ध्यान से देखो यहां पर ये प्लस आ गया ना, तो इसने दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो एक हिस्सा है इसे बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? टर्म। तो ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ऐसे ये कहलाएगा सेकंड टर्म, और ये कहलाएगा थर्ड टर्म। तो किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म होती है उसके बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल बोले तो बच्चे जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, जैसे कि मैं लिखूं 2x या फिर 5x। देखो बच्चे यहां पर सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। ऐसे ही जहां पर दो टर्म हो, जैसे कि 2x प्लस 7, ध्यान से देखो बीच में प्लस आ गया ना, तो मतलब ये वाली इधर की एक टर्म और ये वाली अगली एक टर्म, तो टोटल टर्म कितनी है यहाँ पर? 2, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। क्या कहलाएगा बच्चे? बाइनोमियल। अब जहां पर 3 टर्म हो, जैसे कि 3x² प्लस 7x प्लस 2, अब ध्यान से देखो यहां पर भी प्लस आ गया, मतलब ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, फिर प्लस आ गया, मतलब उसके बाद भी क्या है, वो एक अलग टर्म है। तो ये यहां पर हमारी एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, टोटल टर्म कितनी है? 3, तो ये कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा बच्चे? ट्राइनोमियल। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? टर्म के बारे में। अब अगला पढ़ते हैं किसके बारे में? कोफिशिएंट के बारे में। कुछ नहीं होता बच्चे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वही कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। चलो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मैं लिखूं 7x² प्लस 5x माइनस 7, तो ध्यान से देखो यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां पर एक वेरिएबल है x² और दूसरा है x, तो x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? नंबर मल्टीप्लाई में बच्चे 7, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7। मैंने क्या बोला? वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वही होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट। तो बच्चे बोल यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो गया यार? लाइट चली गई बच्चों, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से डिजिटल बोर्ड बंद हो गया था। तो चलो एक बार फिर से वही एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था? x² के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा जो नंबर वो क्या कहलाएगा? x² का कोफिशिएंट। तो बोल भाई यहां से x² का कोफिशिएंट क्या है? 7, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 5, तो बोल x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। तो चलो भाई हमें कुछ एग्जांपल दिए गए, फटाफट करते हैं। देख भाई हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया और बोला गया है इसमें बताना है आपको x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट। तो देख भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले ढूंढ x³ कहां पर है? ये रहा x³। अब देख x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई में बच्चे? x³ के साथ मल्टीप्लाई में है 7, तो जो सब मल्टीप्लाई में होगा वही क्या कहलाएगा? उसका कोफिशिएंट। तो यहां से पता चला x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7। अगला है x² का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले ढूंढो x² कहां पर है बच्चे? ये रहा अपना x²। अब देख इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है? इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 4। ध्यान देना 4 के आगे माइनस है, सिर्फ 4 लिख के मत आ जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का 4। अगला है बताओ x का कोफिशिएंट। तो देख भाई x कहां पर है? ये रहा, और x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में? ये चल क्यों नहीं रहा? ये x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 5। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे? 5। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? टर्म के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में। अब पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों? कांस्टेंट के बारे में। देख बच्चे कुछ नहीं होता कांस्टेंट, पॉलिनोमियल के अंदर जो अकेला नंबर पड़ा होता है ना, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वही कहलाता है कांस्टेंट। जैसे कि इसमें देख ये जो 6 बेचारा अकेला पड़ा, इसके साथ कोई एबीसीडी नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यही कहलाता है कांस्टेंट टर्म। यानी जो नंबर हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वही है कांस्टेंट टर्म। चल भाई अब पढ़ते हैं आगे। अब अपने को पढ़ना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ नहीं होता बच्चे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, वही कहलाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि मैं लिखूं यहां पर 7x³ प्लस 2x² प्लस 4x
+7। अब बताओ यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर बोलो x की पावर क्या है, 0 मत बोल देना गधो। अगर x पे कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ पर x की पावर क्या होगी 1, और यहाँ पर x की पावर क्या है 2, और यहाँ पर x की पावर क्या है 3। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 3, और जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बोल भाई इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री, और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है वो देखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री दी गई हो 1, क्या दी गई हो 1, तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल। चल एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर बताओ x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, और अगर पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 1, और ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। अब अगर किसी की डिग्री हो 2, किसी की डिग्री क्या हो 2, तो वो कहलाता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2, तो बोल भाई हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2, और ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जब किसी की डिग्री 3 हो तो उसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहां पर x की पावर 1, यहां पर x की पावर 2, यहां पर x की पावर 3, तो बोल सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो बड़ी पावर 3, तो बोल डिग्री क्या होगी 3, और डिग्री 3 है तो वो क्या कहलाएगा बोल बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। मैं समझाता हूं, इसे अच्छे से समझना है अपने को। देखो मान लो मैं सिर्फ एक सिंगल सा छोटा सा नंबर लिखूं 8, ठीक है, यहां पर लिखते हैं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं लिखूं 8, तो बोल बच्चे मैं 8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 × 1, अब भी तो ये 8 ही कहलाएगा। अब एक चीज आपको समझनी है, दुनिया में कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, उसकी पावर 0 करोगे रिजल्ट आएगा 1। मैं x की पावर 0 लिखूं तो रिजल्ट आएगा 1, a की पावर 0 लिखूं तो रिजल्ट आएगा 1, 2 की पावर 0 करूं तो रिजल्ट आएगा 1। तो अब समझना, मैं 8 को लिख सकता हूं 8 × 1, तो मैं 8 को ये भी तो लिख सकता हूं 8 × में x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है, और जब मैं 8 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 8x की पावर 0। अब देख बच्चे ये बन गया एक पॉलिनोमियल। यहां पर इसके साथ एक वेरिएबल है x, और इस x की पावर क्या है 0, और सबसे बड़ी पावर यहां पर वही है, तो जो सबसे बड़ी पावर है वही कहलाएगा उसकी डिग्री। तो बोल फिर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे 0। तो जब ऐसा कोई नंबर आए तो उसकी डिग्री कहलाती है कितनी 0, और ये कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा इन्हें कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, जब इसे सॉल्व करेगा तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, x की पावर 0 करेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो जब x की पावर 0 करेगा 1 तो आंसर क्या आएगा 8 ही तो आएगा, और 8 क्या है बच्चे कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो भाई अब 2 चीजें और पढ़नी है, इसी के साथ हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाए और करेंगे एक्सरसाइज के सवाल। क्या पढ़ना है अपने को, लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट। कुछ नहीं होता है भाई, जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म होती है ना, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म होती है वही कहलाता है लीडिंग टर्म। क्या कहलाता है, लीडिंग टर्म। चल भाई एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि 7x³ + 4x² + 3x - 7। अब बता बच्चे यहां पर सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी पावर तो यहां पर है, तो ये वाली टर्म कहलाएगी लीडिंग टर्म। क्या कहलाएगी, लीडिंग टर्म। और लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा बोल बच्चे, इसका कोफिशिएंट होगा 7, और ये 7 ही कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग टर्म क्या होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो वही कहलाता है लीडिंग टर्म, और लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट ही कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। चल बच्चे इसी पर बेस 2 सवाल करते हैं फटाफट। इधर देखो, इसमें बताओ लीडिंग टर्म कौन हो, लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, तो बोल सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, ये 7x², तो ये हो जाएगा लीडिंग टर्म, और बोल इसका कोफिशिएंट क्या है 7, तो ये हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। चल बच्चे ये करते हैं फटाफट। यहां पर बता लीडिंग टर्म कौन है, 5x की पावर 5 हो जाएगा लीडिंग टर्म, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या है -5, तो -5 क्या हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। चलो भाई आरंभ करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 का। बहुत ही आसान है, सारे सवाल तुम पहले खुद से करोगे फिर मुझसे आंसर मैच करोगे। मैं गारंटी देता हूं लगभग सारे सवाल तुम खुद से एक बार में सही कर दोगे। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या बोला है हमसे, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कितना छोटा सवाल है, डिग्री पूछिए भाई हमसे, डिग्री बताओ ना फटाफट। बता भाई इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहां पर बताओ भाई सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3।
यहां पर बताओ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? क्या कह रहे हो भैया? वेरिएबल ही नहीं है, पावर कैसे बताएं? अरे भाई अभी बताया था ना, देख -9 को मैं क्या लिख सकता हूं? -9 इंटू में x की पावर 0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि x की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होगा। अब बता यहाँ x की पावर 0 मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। यहां पर बता भाई इसकी डिग्री क्या होगी? z की पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 1। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो गया पूरा पूरा सॉल्व। चल भाई करते हैं अगला सवाल। अब देखो अगले सवाल में हमसे क्या बोला है? राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2, 3। देखो बच्चों इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, तो मैं आपको तरीका सिखाता हूं, अपने अकॉर्डिंग सब अपना आंसर लिख लेना। हमसे पहला में बोला है 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखो। 1 डिग्री बोले तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 2x। देख यहाँ पर x की पावर क्या है? 1। मैं लिख सकता हूं 3x + 4। अब भी पता है x की पावर क्या है? 1, तो ये भी क्या है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मैं लिख सकता हूं 4x + 5। ये भी हमारा क्या है? 1 डिग्री का, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 1 ही है। ऐसे ही यहां पर अब बोला है 2 डिग्री में लिखो, तो कैसे लिखोगे? 4x² + 7x + 5, या फिर डायरेक्ट लिख दो 7x² + 5, या फिर डायरेक्ट लिख दो 4x², कुछ भी लिखो, बट x की हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे 3 डिग्री में ध्यान देना, हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। तो कैसे लिख सकते हो? 7x³ + 4x² + 1x + 2, या फिर डायरेक्ट लिखो 7x³ + 7, या फिर डायरेक्ट लिखो 8x³। कुछ भी लिखो, बट x की हाईएस्ट पावर 3 से ज्यादा नहीं जानी, तो 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी कि कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चल भाई अपना दूसरा सवाल भी हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। कितना छोटा सवाल पूछा है, फटाफट आंसर बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ x², बोल भाई x² कहां पर है? ये रहा x², और x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? 6, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? 6। अगला पूछा है x³ का कोएफिशिएंट। बोल बच्चे x³ कहां पर है? ये रहा, और इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में? -3। ध्यान से माइनस है आगे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। चलो जी अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? What is the coefficient of z in the polynomial this? चलो हमसे z का कोएफिशिएंट पूछा है, तो देखते हैं z है, इसमें z तो कहीं दिया ही नहीं है। अगर z³ का कोएफिशिएंट पूछता तो 4 हो जाता, z² का कोएफिशिएंट पूछता तो 5 हो जाता। अब z तो जब दिया ही नहीं, तो z का कोएफिशिएंट बताए कैसे? सुनो बाबू, हम बताते हैं कैसे बताएंगे। एक चीज का ध्यान देना बस, हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में 0 जोड़ूं या 0 घटाऊं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? ऐसा समझो मेरे पास एक नंबर है 10, मैं उसमें 0 जोड़ दूं या 0 घटा दूं, बोलो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर तो जी अब भी 10 ही आएगा। ऐसे ही अगर इस पॉलिनोमियल में मैं 0 जोड़ दूं तो बोलो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इस 0 में मैं z से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो क्या फर्क पड़ेगा? अरे बाबू कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का z में मल्टीप्लाई करोगे फिर से 0 ही आएगा, और 0 को जब पूरे में जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां से मुझे मेरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पर z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों? 0, और z के साथ जो मल्टीप्लाई में वही कहलाएगा उसका कोएफिशिएंट। तो बोल बच्चे यहां से का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 0। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा? 0। सवाल अच्छा था, ध्यान से समझना, इस टाइप के और भी सवाल आएंगे। अब करते हैं आज की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। बोला है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। बोल बच्चे क्या होता है कांस्टेंट? पॉलिनोमियल के अंदर वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना दिया गया हो। तो ढूंढ ले -10, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -10 क्या है इसकी कांस्टेंट टर्म। चलो भाई आज का लेक्चर हो गया हमारा समाप्त। आपको चीजें सारी समझ आ गई, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में बताना। मैं आपसे वादा करता हूं आपके उस छोटे से डाउट के ऊपर या तो आपको रिप्लाई देके समझाऊंगा, या तो उस एक डाउट पे अगली वीडियो में डिटेल में चीजें समझाऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा जरूर। ठीक है भाई, तो अभी जाना नहीं है, एक बार फिर से सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं। चलो फिर मिलते हैं आज के लिए, कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।